हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी के चैप्टर 7 की, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, जिसको हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं और सारे टॉपिक्स देखेंगे जो आपके इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं और काफी आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी आए उसको आसानी से कर पाओ। आगे बात करें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 ईएसपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। यहाँ पे शब्द जो आ रहा है ना वायुमंडल, जिसपे पूरा चैप्टर टिका हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, आपको पता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ हमें जो ये वायुमंडल, वायु की परत देखने को मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और जब मैं बात करता हूँ वायुमंडल की, इस वायु की परत की, तो वायु का नाम सुनते ही केवल आप इसको हवा मत समझ लेना। इस वायु के अंदर क्या बहुत सारी गैसें मिली हुई है। मैं कह सकता हूँ कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। और जितनी भी गैसें इसके अंदर देखने को मिलती है ना, वो अलग अलग कामों के लिए यूज होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन मनुष्य और जानवरों के लिए यूज होती है भाई। वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। उसके ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है ना। ऐसे जब मैं बात करता हूं प्लांट्स की, पौधों की, तो इनके लिए CO2 बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि CO2 का यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। आपने सुना होगा छोटी क्लास में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो उसमें CO2 कितना जरूरी होता है। तो बिना CO2 के खाना अपना बना नहीं पाएंगे। तो पेड़ पौधों के लिए CO2 जरूरी होती है। ऐसे और भी बहुत सारी गैसेज हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए यूज होती है ना। तो मैं कह सकता हूँ जो ये वायु होती है ना, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। और जब मैं वायु बोल रहा हूँ मतलब कि बहुत सारी गैसेज बोल रहा हूँ, समझ रहे हो आप। अब मैं आगे बात करूं कि जो वायु है ना, ये पृथ्वी के द्रव्यमान का एक भाग है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए, ये क्या है? पृथ्वी है, ये आपको पता ही पृथ्वी है ना। और इसके चारों तरफ क्या है? ये वायु की परत है, जिसको मैं वायुमंडल बोल दिया। तो ये पूरा वायु की परत, और जो पृथ्वी में जो भी है, चाहे लैंड मास हो और चाहे ओशन वाला पार्ट हो, सब मिला के क्या बनाते हैं भाई? एक पृथ्वी का द्रव्यमान बनाते हैं, एक तरह से पृथ्वी का वजन बनाते हैं। आप समझ सकते हो, है ना। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं केवल वायु वायु की, मतलब वायुमंडल की, तो वायुमंडल का भी अपने आप में क्या होगा? 100% द्रव्यमान होगा। अगर मैं केवल इस पार्ट को हटा दूं तो, है ना। तो 100% में से 99% जो हमको द्रव्यमान देखने को मिलता है ना, वो केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही देखने को मिलता है। उसके ऊपर जाओगे तो वो द्रव्यमान खत्म ही हो जाएगा। वो केवल 1% बचेगा ऊपर का। क्योंकि जो आप द्रव्यमान को एक्सपीरियंस कर रहे हो, या जो वायुमंडल को एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो केवल 32 किलोमीटर तक ही ढंग से एक्सपीरियंस कर पाओगे। उसके बाद तो वायुमंडल ना के बराबर ही बचता है। इतना क्लियर है। और जब मैं बात करूं वायु की, तो वायु क्या होती है भाई? रंगहीन होती है। वायु का कोई कलर नहीं होता, और ना ही उसकी कोई गंध होती है कि भाई हवा चल रही है, हमें उसकी खुशबू आ रही है ना, हमें उसका कलर दिख रहा है। कभी देखा है कि मैं आपसे पूछूं भाई बताओ वायु का कलर क्या होता है? आप नहीं बता पाओगे ना। और ना ही उसका आप खुशबू बता पाओगे, कुछ गंध भी होती है या नहीं होती है। और तो भाई वायु के बारे में पता कैसे चलता है कि भाई हमारे आसपास वायु है? तो आपको जब पता चलता है जब वायु चलती है, मतलब कि जब वायु मूवमेंट करती है, चलती है, तब जाके जो है हमें पता चलता है ना। क्योंकि वायु चलेगी तभी तो उसको महसूस कर पाएंगे, अदरवाइज महसूस नहीं कर पाएंगे, है ना। हम क्यों बोलते हैं भाई आज हवा चल रही है? क्योंकि वो हमसे टकराती है ना, हमें अच्छा फील कराती है। तो ये ध्यान रखना है, जिसको हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो चलती हुई वायु को हम क्या कहते हैं भाई? पवन कह देते हैं। ध्यान आपको रखना है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, वायुमंडल का संगठन। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था उसमें एक संगठन वर्ड आया, एक संरचना वर्ड आया है। इस संगठन और संरचना का मतलब क्या होता है? बड़े सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। देखो, पहले मैं अपने शरीर का एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, फिर वायुमंडल की तरफ हम चलेंगे। तो अगर मैं बोलूं मेरे शरीर का संगठन क्या है, तो इसका मतलब यह कि मेरा शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है। मैं बोल दूंगा मेरे शरीर में भाई बहुत सारी मांसपेशियां हैं, कोशिका हैं, है ना, ऊतक हैं, हमारे मेरे शरीर में ब्लड है, हड्डियां हैं। तो ये मेरे शरीर इनसे मिलकर बना है, तो ये मेरे शरीर का संगठन है। लेकिन जब बोलूंगा मेरे शरीर की संरचना क्या है, तो बोलूंगा पहले मेरा ये मुंह आएगा, फिर गर्दन आएगी, है ना, फिर छाती आएगी, फिर मेरा पेट वाला पार्ट आएगा, देन मेरा फिर जो पैर है वो आएंगी। तो मेरे शरीर की संरचना है ना, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही वायुमंडल का भी संगठन होता है, संरचना होती है। जब बोल रहा हूँ वायुमंडल का संगठन, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। और जब संरचना की बात आती है, तो हम ये बात करते हैं कि जो हमारी वायुमंडल है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ पूरा जो वायुमंडल है हमारा, है ना, यहाँ से यहाँ तक, क्या ये हर जगह समान है? मतलब जो गैसें इस वायुमंडल में पाई जाती हैं, क्या वो हर जगह समान है? मतलब यहाँ पर जो इतनी गैसें हैं, क्या यहाँ पर भी इतनी गैसें हैं अगर हम हाइट पे जाते हैं सतह से? ऐसा नहीं है ना। तो इसी वजह से क्या कर दिया हमने,
इसकी संरचना भी बांट दी है, जो कि हम आगे हम पढ़ेंगे। अभी संगठन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारा वायुमंडल होता है ना, मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? गैसें, जलवाष्प और धूलकण, है ना। गैसें पता है आपको? जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प सिंपल सा होता है, पानी की बूंदे आपने देखी है ना, उसी को जलवाष्प बोलते हैं। ये कब होता है? जब आपने समुद्र के, अगर समुद्र आप ध्यान से समझना, ठीक है। समुद्र जैसे अब क्या हो रहा है, सूरज की किरण डायरेक्ट किससे पड़ रही है? समुद्र में पड़ रही है, तो वो क्या होगा, भाप बन के ऊपर उठ जाएगा। अब जो ये भाप बन के ऊपर उठा है ना, इसी को जलवाष्प बोलते हैं। समझ आया आपको? और दूसरा है धूलकण। धूलकण क्या होते हैं? ये छोटे छोटे मिट्टी के कण, है ना, नमक के कण, ये आपको जो है हम वायु के अंदर देखने को मिलेंगे। जब मैं बात करता हूं तो वायुमंडल के संगठन की, तो इन 3 चीजों से मिलकर बना है मुख्य रूप से। समझ रहे हो आप? और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल में गैसों की मात्रा और अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे मैं हाइट पर जाऊंगा, आप ये समझने की कोशिश करो। देखो, ये देखो, अगर मैं क्या बोलूं, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, और यहां तक हमारा क्या है भाई? यहां तक क्या है भाई? हमारा वायुमंडल है। यहाँ तक क्या हमारा वायुमंडल है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाओगे ना, पूरा वायुमंडल है यहाँ तक, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, है ना, क्या होगा, हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा गैसों में, है ना। गैसों के अनुपात में, अनुपात में मतलब कि भाई यहाँ पर जितनी गैसें होंगी वो उतनी ऊपर हमें देखने को नहीं मिलेगी, वो घटती चले जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर बोला है कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है और जो उनका अनुपात है, कि मतलब कितनी ज्यादा वो हमें देखने को मिल रही है, वो घटते चले जाएगी या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? आगे देखिए, लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। अगर आप पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे ना, उसके बाद आने की कोशिश करेंगे, तो आपको ऑक्सीजन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे जब मैं बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तो ये लगभग 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। मतलब 90 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको जलवाष्प CO2 देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतना क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर 90 किलोमीटर तक जा रहा हूं तो CO2 जलवाष्प है, और 120 किलोमीटर तक जा रहा हूं तो O2 है, उसके बाद देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल है ना? इतना क्लियर है आपको? अब आगे देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गैसों की, सबकी बात करूंगा, है ना। गैसें, जलवाष्प और धूलकण, क्योंकि वायुमंडल इन तीनों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले बात करूंगा गैसों की। तो देखिए, तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, और इनमें जो कुछ गैसें होती हैं वो जलवायु और जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। अब जब जीवन की बात आती है तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है ना। CO2 भी जरूरी होती है। वो क्यों जरूरी होती है, मैं बताऊंगा। लेकिन CO2 अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, है ना। तो जल और CO2 जलवायु के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो जब भी लिखा है यहाँ पर कि वायुमंडल में भले बहुत सारी गैसें मिलती हो, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो कि जलवायु और जीवन के लिए काफी जरूरी होती हैं, जो जीवन का खेल बिगाड़ भी सकती है, बना भी सकती है। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले हम बात करेंगे CO2 की, जो कि आपके बुक में दे रखी है, चैप्टर में दे रखी है, और ओजोन गैस दे रखी है, क्योंकि ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जलवायु के पर्पज से और जीवन के पर्पज से। ये नहीं कि ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन वो हमारा खेल बिगाड़ नहीं रही है ना। इसलिए जो है हम ऑक्सीजन आपके इस चैप्टर में नहीं दे रखा है। अब देखिए, जब मैं बोलता हूँ CO2 की, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, मौसम और जलवायु के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि जो CO2 है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जलवायु को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। समझ रहे हो? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको पता है कि भाई दिन में क्या होती है, गर्मी लगती है हमें। क्यों लगती है गर्मी भाई? क्योंकि सूरज की किरण आ रही होती है धरती पर, क्योंकि सूरज की किरण जो है वो आ रही होती है ना। अब जो ये CO2 है ना, ये इसका नेचर पता है कैसा है? जब सूरज की किरण आएगी ना, जब तो इसको बुला लेगी, है ना, और मतलब अपने पास बुलाती रहेगी, लेकिन जब रात के टाइम ये गर्मी वापस निकलती है ना, क्योंकि दिन के समय तो गर्मी आती है सूरज की किरणों से, और यही गर्मी रात के टाइम निकलती है पृथ्वी से, ठीक है। लेकिन जब ये CO2 क्या करती है भाई, इसको रोकने का काम करती है ना। जब ये वापस लौटती है तो कुछ हिस्सा तो इसका एब्जॉर्ब भी हो जाता है, मतलब अवशोषित हो जाता है गर्मी का, है ना, और कुछ हिस्सा चले जाता है। तो अगर इस CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, अगर इस CO2 की मात्रा सोचो ज्यादा होती जाएगी, तो रात को जो गर्मी बाहर निकलती है ना हमारी पृथ्वी से, वो निकल ही नहीं पाएगी। इस वजह से क्या होगा, हमारी जलवायु, हमारा मौसम सब बिगड़ जाएगा ना। यही आपको आगे बता रखा है। पहले आप ये देख लो कि मैंने बताया ना बहुत सारी गैसें हमको देखने को मिलती हैं,
तो हमको ये सारी गैसें जो हैं लगभग देखने को मिलती है, जैसे कि बोलूं नाइट्रोजन जो कि सबसे ज्यादा हमें वायुमंडल में देखने को मिलती है 78.08%, ऑक्सीजन जो है 20.95%, ऐसी जो आर्गन है वो 0.93 और CO2 लगभग 0.04% है। कितनी कम है ना, तो जो इतनी कम है ना, इनफ है हमारे लिए। लेकिन अगर इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी ना तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ रहे हो आप। और बाकी और बहुत सारी अन्य गैसें हैं, जैसे कि अपना नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, ओजोन है, ये सब ये बहुत कम मात्रा में है या तो है ही नहीं, समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर CO2 की बात कर रहा था, तो CO2 की वजह से ना, CO2 की वजह से हमें ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, समझ आ जाएगा आपको। तो इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी को गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, CO2। अगर हमारी पृथ्वी ज्यादा गर्म हो रही है ना, इसका सीधा रोल किसके साथ जोड़ दो आप, CO2 के साथ जोड़ दो। क्योंकि ये आने तो देती है सूर्य की किरणों को, लेकिन जाने नहीं देती है, जाने भी देती है तो बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का काम ये करती है। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि जब हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, CO2 की वजह से इसको ग्रीन हाउस प्रभाव हम बोल देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है। और अब ये CO2 देखो बढ़ती कैसे है, जितने भी जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, है ना, जितना ज्यादा इनका उपयोग होगा ना, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उतनी ज्यादा गर्मी को सोखेगी, वो गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगी, है ना। इस वजह से क्या होगा कि जो हमारे वायु का तापमान है वो बढ़ता चले जाएगा। तभी तो हम बोलते हैं कि यार पहले ना गर्मी इतनी नहीं लगती थी, लेकिन अब गर्मी ना बढ़ते जा रही है, जैसे साल बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं ना क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ते जा रही है, क्योंकि लगातार इतने इंडस्ट्रीज, इतने उद्योग लग रहे हैं जिससे CO2 लगातार निकल रही है और बढ़ते जा रही है, और उससे ज्यादा क्या गर्मी बढ़ते जा रही है। क्लियर है आपको यहाँ तक, है ना। ये जो CO2 की लेयर है ये क्या करती है, जाने ही नहीं देती है, इसको यहीं पे सोख लेती है, बहुत कम मात्रा बाहर जा पाती है अगर CO2 ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होगा जो हमारा टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। आगे चले, अब हम बात करेंगे ओजोन गैस की। ओजोन गैस काफी जरूरी है। ये ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली O3 होता है, जो कि 3 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से मिलकर बनी होती है ना, ऐसे। अब देखिए, जब मैं बात करूं ओजोन की, तो ये वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। घटक मतलब कि मेजर कंपोनेंट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना ओजोन के हम जो अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओजोन वैसे बहुत कम है, लेकिन इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना क्यों नहीं कर सकते, ये नहीं कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे, लेकिन बहुत कष्ट के साथ हमें जिंदा रहना पड़ेगा। क्यों, आप ये देखो कि जो ओजोन है ना, ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। फिल्टर क्या होता है भाई, जैसे आग लगा रखा होता है अपने घर के अंदर, वो पानी को फिल्टर करता है। ऐसे जो ओजोन है ना, वो सूरज की किरण को फिल्टर करती है, जो कि लगभग हमें कहाँ देखने को मिलेगी, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। अगर पृथ्वी से मैं, है ना, मान लो एक पृथ्वी की सतह है, मैं थोड़ा इससे ऊपर गए, यहाँ पे 10 किलोमीटर खत्म, है ना, इसके ऊपर मैं जाऊंगा यहाँ पे 50 किलोमीटर आगे है। तो इतने में ही, यानी इतने पार्ट में जो है हमें ओजोन परत देखने को मिलती है, सिंपल है ना। क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, फिल्टर की तरह काम करती है। क्यों, क्योंकि सूरज से आने वाली जो क्या है भाई, पराबैंगनी किरण है ना, सूरज से आने वाली जो किरणें है ना, इनमें क्या होती है, पराबैंगनी किरणें भी होती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, समझ रहे हो आप। और यही जो ओजोन परत है ना, ये जो ओजोन परत है जो कि हमें 10 से 50 किलोमीटर के बीच देखने को मिल रही है, ये क्या करती है, यूवी रेज, यानी जो यूवी रेज, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, ये अवशोषित कर ली जाती है। और जब ये ओजोन परत अवशोषित कर लेती है ना, और बाकी जो सूरज की किरणें हैं वो नीचे आ जाती है, और वो जो सूरज की किरणें आती है वो हमारे लिए सेफ होती है। अगर मान लो कि ओजोन परत ना हो, या ओजोन परत धीरे धीरे खत्म होने लग जाए, तो क्या होगा, ये जो पराबैंगनी किरणें ना बिना बिना फिल्टर होके डायरेक्ट जो है धरती पर आएगी, सतह पर आएगी, पृथ्वी के इंसानों के ऊपर पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ ना भाई, हमारा हमको क्या है, हमारे शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। किस प्रकार का नुकसान भाई, हमारी जो स्किन है वो जलने लग जाएगी, हमारे शरीर की जो स्किन है वो रेड रेड पड़ने लग जाएगी, है ना, बिल्कुल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हमको होने लग जाएगी। इसलिए जो ओजोन परत हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये क्या करती है, यूवी रेस, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, उसको फिल्टर करती है, फिर भेजती है। क्लियर है आपको इतना, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे जलवाष्प की। जलवाष्प क्या होता है, वाटर वेपर, है ना।
तो वायुमंडल में गैस के रूप में मौजूद पानी को जलवाष्प कहते हैं, है ना। जलवाष्प हम देख नहीं पाते, जलवाष्प हम महसूस करते हैं। जलवाष्प को हम महसूस कर पाते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में वैसे जलवाष्प क्या होती है, गैस होती है। अब बोलोगे आपने यहाँ पर जब मुझे गैस से बताया आपने हमें, यहाँ पर आपने जलवाष्प तो लिया ही नहीं। अगर गैस है, देखो जो जलवाष्प होता है ना, ये बदलता रहता है। कभी जलवाष्प आपको देखने को मिल भी जाएगा, कभी आपको नहीं भी देखने को मिलेगा, मतलब कि लगातार ये बदलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ना मेन चार्ट में नहीं दिखाते हैं गैस के, ध्यान रखना ये कितने परसेंट हमें देखने को मिलती है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि गैस के रूप में मौजूद जो पानी है ना, मतलब पानी बिल्कुल गैस, पानी अगर मैं आपके सामने रख दूं, है ना, जैसे कि बोतल है, अब इसके अंदर जो पानी मेरे को देखने को मिल रहा है, ये तो मैं देख पा रहा हूं ना, ये तो पानी है। लेकिन यही पानी जब भाप बन के उड़ जाएगा ना, एक तरह से गैस बन जाएगा। तो जब पानी गैस के रूप में चला जाए ना, उसको जलवाष्प बोल देते हैं। सिंपल, क्लियर है आपको। अब आगे देखिए, जलवाष्प की मात्रा हर जगह समान नहीं होती। आप जहां खड़े हो वहां पे जलवाष्प की मात्रा कुछ और होगी, आप बाहर निकलोगे वहां कुछ और होगी, आप कहीं और घूमने चले जाओगे तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा कुछ और होगी। कहने का मतलब ये है कि गर्म और जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर जलवाष्प वायु के आयतन का लगभग 4% हो सकती है। मतलब जितनी भी वायु है ना, उस टोटल वायु के आयतन का लगभग 4% जलवाष्प हो सकता है। आयतन मतलब सिंपल सा है कि उस एरिया में कितनी वायु फिल है ना। मान लो गोवा के बीच पे चले गए, है ना, गोवा के बीच पर चले गए, तो वहां पर जितनी भी वायु आपको दिख रही है ना, उसका 4% आप मान लीजिए वो क्या है, वो जलवाष्प ही है, क्योंकि वो समुद्र वाला रीजन है, आप ये समझ के चल सकते हैं। तो बाकी जो गर्म और जो ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आप इसको समझिए। अब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जहाँ का तापमान बहुत ज्यादा रहता है ना। तो इसलिए लिखा है कि जो गर्म और जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जलवाष्प लगभग 4% तक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं वही बात करूं ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र की या शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र की, तो वहां पर इसकी मात्रा लगभग जो है 1% से भी कम हो सकती है। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, देखिए, अगर तापमान कहीं का ज्यादा है ना, तो वहां पर समुद्र का पानी उतना ही ज्यादा वाष्पित होगा, भाप बनेगा, तो उतनी ज्यादा हमें जलवाष्प देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं किसी जगह का टेम्परेचर बहुत कम है, किसी जगह का टेम्परेचर जो है बहुत लो है, तो वहां पर पानी भाप बनेगा ही नहीं और हमें जलवाष्प देखने को मिलेगा ही नहीं। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर तापमान बढ़ेगा जलवाष्प बढ़ेगा, तापमान घटेगा जलवाष्प भी घटेगा। सिंपल क्लियर, ठीक है आपको। और आप खुद सोचिए, अब ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान तो कम रहता है, अब जो ये बर्फ पिघलेगी नहीं, और बर्फ पिघलेगी नहीं और पानी बनेगा नहीं, भाप बनेगा नहीं। ऐसे ही शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र, शुष्क मतलब होता है सूखा। अब सूखे से समझ रहे हो आप कि ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र जहां पर पानी है ही नहीं, और रेगिस्तान में पानी आता भी नहीं है ना, तो वहां पर जलवाष्प का कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं है। समझ रहे हो आप। और आप देखोगे कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती, वही चीज। अब जो ये विषुवत वृत्त है ना, मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सेकंड बुक के, है ना, जब आपको भारत स्थिति वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है ना, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त बोलते हैं, है ना। तो अगर यहां से आप डायरेक्ट ध्रुवों की तरफ जाओगे ना, ध्रुवों की तरफ जाओगे मतलब 90 डिग्री तक जाओगे, तो क्या होगा भाई, हमें जलवाष्प की मात्रा कम होते देखने को मिलती है। इसका भी अगर आप पीछे समझ गए, अभी यहाँ जो मैंने समझाया आपको, तो ये भी समझ गए, क्योंकि ये जो विषुवत वृत्त वाला एरिया है ना, अगर मैं उष्णकटिबंध की बात बोलूं ना, तो उष्णकटिबंध हमारा ये वाला रीजन होता है, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, है ना। मकर रेखा ये रही, कर्क रेखा ये रही, और बीच में विषुवत वृत्त। ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा हमें 0 डिग्री पर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हमें 0 डिग्री पर देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, वैसे वैसे हमें जलवाष्प थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा घटने लग जाएगा। जैसे जब जाओगे ना आप ध्रुवों की साइड, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसी वजह से जलवाष्प भी कम होता चले जाएगा। समझ रहे हो आप। आगे देखो, अब जलवाष्प का महत्व क्या होता है। जो वाटर वेपर्स होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जलवाष्प क्या करता है, सूर्य से आने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है, और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को भी रोकती है। जलवाष्प है, ये जो सूरज से आने वाली गर्मी है, इसको अवशोषित भी करती है, और जब गर्मी बाहर निकल भी रही हो तो उसको उसको भी रोकती है, अवशोषित करती है ना। और इसलिए क्या होता है, जलवाष्प क्या कंबल की तरह काम
करता है ना। जो जल वाष्प है जो कि वायुमंडल में मिला हुआ है तो CO2 के साथ मिलकर रोकता भी है। इससे होता क्या है, ये पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होने देता और बहुत ज्यादा ठंडा भी होने नहीं देता है। समझ रहे हो आप? जब हम कहते हैं ना कभी बारिश हो गई ना, और बारिश होने के बाद हमारा मौसम थोड़ा अच्छा से क्यों हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि जितनी गर्मी होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर वेपर। समझ रहे हो आप? ये ध्यान रखना है ना। तो ज्यादा ठंड गर्म होने से और ज्यादा ठंडा होने से बचाता है जलवाष्प, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। और जलवाष्प जो है वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता को भी प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जलवाष्प जो है वो वायुमंडल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पर, है ना, पृथ्वी किस किस जगह की। तो ये हमें एक जगह पे स्थिर रूप से भी देखने को मिल सकता है और अस्थिर रूप से भी देखने को हमें मिल सकता है ना। ये ध्यान रखना। इसे लिखा है कि जलवाष्प जो है वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता को ही प्रभावित कर, क्योंकि जलवाष्प है, गैसें हैं तो वायुमंडल है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धूल कण की, जो कि तीसरी चीज है जिससे हमारा वायुमंडल बना हुआ है। तो वायुमंडल में जो बहुत छोटे छोटे ठोस कण होते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है भाई? धूल कण बोले जाते हैं। अब धूल कण ना बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि समुद्री नमक हो सकता है। बोलोगे समुद्री नमक हवा में थोड़ी होता है, क्यों नहीं होता भाई? जब धूप पड़ती है, सूरज की किरण पड़ती है हमारे समुद्र पर, तो पानी तो भाप बन जाता है, फिर थोड़ा नमक का पार्ट बच जाता है। तो जैसे हवा चलती है ना समुद्र के पास, तो नमक भी हवा में मिल जाती है, और हवा में मिल गया मतलब वायु में मिल गए तो वायुमंडल के पार्ट हुए ना, सीधी सी बात है। और ऐसे महीन मिट्टी, क्योंकि हवा चलेगी पवन चलेगी ना, तो ये हमें एयर में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे महीन मिट्टी हो गई, धुएं की कालीमा हो गई, है ना, ये धुआं है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे कुछ इस प्रकार के, वो वायुमंडल में मिल जाते हैं। ऐसे राख हो गया, ऐसे उल्काओं के टूटे हुए कण हो गए। जब उल्का, आपको पता है ना, सेम ऐसे उल्का होते हैं, ऐसे जब पृथ्वी की सतह पर आ रहे हैं, उसके पास से जा रहे हैं, तो ये इसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो वायुमंडल में मिल जाते हैं, है ना। इसलिए वायुमंडल में हमको ये धूल कण देखने को मिलता है। परागकण, परागकण क्या होता है? आप ये देख रहे हो पौधे, तो पौधों में से ही क्या होता है, जो फूल हो गए, फूल में से क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे हिस्से निकल के चले जाते हैं और जाके दूसरे पौधे पर बैठ जाते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं पराग, है ना। ये पराग कण होते हैं ये, जो कि एक पौधे से एक फूल से निकलते जाके दूसरे फूल पर बैठ जाते हैं। और आगे देखिए ऐसे धूल हो गई, ये भी क्या धूल कण का पार्ट है, और ये आपको मैंने बता ही दी है। ये सब क्या होते हैं? धूल कण के सोर्स होते हैं जो हमें वायुमंडल में देखने को मिलते हैं। अब जो धूल कण की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये धूल कण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं भी आपको समझ आएगा, है ना। बाकी आप ये देखिए कि जो अधिकतर धूल कण है ना, वो कहाँ देखने को मिलेंगे? वायुमंडल के निचले भाग में ही पाए जाते हैं, लेकिन वायु प्रवाह इन्हें अधिक ऊंचाई तक भी पहुंचा सकती है। क्योंकि जो अधिकतर हमें धूल कण देखने को मिलेंगे वो कहाँ? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर ही हमको देखने को मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी उड़ रही है, वो पृथ्वी की सतह के आसपास उड़ रही है। नमक के कण है, वो भी समुद्र के आसपास ही उड़ रहे हैं, तो पृथ्वी की सतह के पास हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये वायु का प्रवाह है ना, ये जो वायु चलती है, इसको अधिक ऊंचाई तक ले जा सकती है। ये आपसे बोला गया है। टोटली डिपेंड करता है वायु पर कि वो किस दिशा में चल रही है, कितनी ऊंचाई तक इन धूल कणों को ले जा सकती है। बस सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ना, वैसे वैसे धूल कण की मात्रा भी घटेगी। और धूल कणों की जो मात्रा है नॉर्मली उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है, क्योंकि वहां सूखी हवाएं चलती हैं, है ना। तो धूल कण हमें किस रीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं? बेसिकली हमें उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और ये कौन से क्षेत्र होते हैं ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भारत स्थिति वाले चैप्टर में। अगर आपने वो नहीं देखा है ना, और तो उसको जाकर देख लो भाई, ताकि आपको ये सारे रीजन, उपोष्ण शीतोष्ण क्षेत्र क्या होता है, आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, है ना। अब जो उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पर जो हवा चलती है वो सूखी हवाएं चलती है, बिल्कुल सूखी हवा, गीली हवा चलती ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। इस वजह से यहाँ पर हमें धूल कण देखने को मिलते हैं। और जहां पर ज्यादा जलवाष्प देखने को नहीं मिलेगी, जलवाष्प तो उष्णकटिबंध एरिया में देखने को मिलते हैं। और वैसे जब अपना ये उपोष्ण शीतोष्ण क्षेत्र आता है, तो वहां पर सूखी हवाएं चलती, गीली हवा चलती ही नहीं है, क्योंकि वहां जलवाष्प होते ही नहीं है। इस वजह से वहां पर हमें धूल कण ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब धूल कणों के महत्व की बात करता हूं, तो धूल और समुद्री नमक के छोटे छोटे कण आर्द्रता ग्राही केंद्र का काम करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता मतलब कि हवा में नमी होना, हवा में गीलापन होना, उसको आर्द्रता बोलते हैं, है ना। और ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करना, इकट्ठा करना। तो जब मैं बोल रहा हूं कि जो ये धूल कण है ये आर्द्रता ग्राही
केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब कि ये नमी को सोखने का काम कर रहे हैं, है ना। और बेसिकली जो धूल है और समुद्री नमक ये मेन है, कि समुद्री नमक और जो धूल है ये मेन है, जो कि क्या कर रहे हैं, आर्द्रता ग्राही का काम कर रहे हैं, मतलब कि नमी को इकट्ठा कर रहे हैं। अब नमी कौन सी, जलवाष्प की बात मैं कर रहा हूं। तो जो जलवाष्प क्या होते हैं, इन कणों के चारों ओर इकट्ठे होकर संघनित हो जाते हैं। जितने भी जलवाष्प होते हैं ना, ये जो जलवाष्प जो आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं भाई, इन धूल कण, मतलब ये धूल कण जो है, समुद्री नमक, ये जो धूल है, इसको आप धूल कण ही बोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। धूल कण के आसपास जो है ये इकट्ठे होने लग जाते हैं, है ना, इकट्ठे होने लग जाते हैं, समझ रहे हो आप। और इससे क्या होता है, बादलों के निर्माण में सहायता मिलती है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे ना, इकट्ठे हो जाएंगे, किससे क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये बादल बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये जलवाष्प जब इन धूल कणों के चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं संघनित होना। क्यों, क्योंकि ये इकट्ठे हो रहे हैं इसके पास। और जलवाष्प का इन कणों के चारों ओर संघनित होने से क्या होता है, बादल बन जाते हैं। और बादल बन के तो बाद में बारिश भी हो जाएगी। जब आगे फर्दर चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बादल कैसे बनते हैं, है ना, बारिश कैसे होती है, ये बता रखा है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मैं कह सकता हूँ कि जो धूलकण प्लस जलवाष्प संघनन होगा और बादल बन जाएगा। क्लियर है आपको। अब आगे देखिए आप, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अपना है वायुमंडल की संरचना, मतलब वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसे है ना। आप स्ट्रक्चर देखने की बात करेंगे तो जो पहली, अब वायुमंडल को परतों में बांटते हैं, हम क्या करते हैं, परतों में बांटते हैं, जैसे कि भाई शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, ब्राह्य मंडल, जिसको हम आयन मंडल क्षेत्र भी बोल देते हैं, और बहिर्मंडल। ये क्या होता है, हमारी वायुमंडल की संरचना होती है। लेकिन मैंने किस आधार पर ये मैंने परत बनाई है, या मैंने वायुमंडल को बांट दी है, तो इसको पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए, तो वायुमंडल एक ही प्रकार की परत नहीं है। वायुमंडल में एक ही प्रकार की परत नहीं है। और मैं एक प्रकार की परत मैं कब कह पाता, आप इसको भी समझिए, मैं जब कह पाता जब ये पृथ्वी की सतह है भाई। अगर पृथ्वी की सतह जहां पर है, और जहां तक भी वायुमंडल फैला हुआ है, पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के चारों ओर जहां तक भी, जितनी ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है, अगर वहां पे समान मात्रा में गैसें हैं, है ना, समान मात्रा में गैसें है ना, और समान मात्रा में टेम्परेचर है, तापमान है, तो मैं कह देता कि क्या है, कि हाँ भाई इसकी परत एक ही है, मुझे इसकी संरचना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लो हमारे शरीर में ये हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, एक ही जैसा पूरा शरीर होता हमारा, तो मैं भी क्या जरूरत थी कि मैं शरीर का स्ट्रक्चर होता, नहीं होता ना। ऐसे ही वायुमंडल की बात है, तो उसमें केवल एक परत नहीं है, इसमें बहुत सारी परत है। और इसमें जो है अलग अलग घनत्व और तापमान वाली कई परतें हैं। मतलब कि जो पहली परत है उसका तापमान अलग है, उसका घनत्व अलग है ना। इस पे जाओगे इसका तापमान अलग है, इसका घनत्व अलग है, इस पे जाओगे इसका तापमान घनत्व अलग है, इस पे जाओगे सेम, ऐसे आगे 5 परत होते हैं टोटल, है ना। अब घनत्व का मतलब सिंपल सा है, कि मतलब कोई परत कितनी घनी है, कोई परत कितनी घनी है, इसका मतलब सिंपल। जैसे देखो, पृथ्वी की सतह के पास से हमने देखा कि यार यहाँ पर ना बहुत सारी गैसें हैं, है ना, यहाँ पर ना बहुत हमें घनापन देखने को मिल रहा है, गैसों का, धूल कणों का, सब चीज का, है ना। लेकिन जैसे थोड़ा ऊंचाई पर गए तो ये कम सा नहीं लग रहा है हमें, फिर थोड़ा और ऊंचाई पे गए तो और कम सा लगने लग गया। तो इसका मतलब ये है, तो हमने देखा गया कि भाई जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं तो तापमान भी बदल रहा है और घनत्व भी बदल रहा है, क्योंकि हर जगह गैसें समान नहीं है, तापमान समान नहीं, इसलिए हमें परतें बनानी पड़ गई, है ना। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु का घनत्व कम हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि गैसें कम होने लग जाती है जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं। जैसे मैंने बताया 120 किलोमीटर तक जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है। 90 किलोमीटर तक जाते हैं, उसके ऊपर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को नहीं मिलती है ना। समझ आ रहा है आपको। तो तापमान की स्थिति के आधार पर ना, कि मतलब टेम्परेचर की स्थिति क्या है, उस हिसाब से जो है वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जा सकता है। मतलब कि यहाँ कुछ टेम्परेचर देखने को मिलेगा, यहाँ कुछ टेम्परेचर, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, है ना। तो इसी आधार पर जो है वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया, जो मैंने बता दिया है आपको। अब वन बाय वन जो है हम सारी परतों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, शोभ मंडल से आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। और अगर सारी परतें आपसे पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। तो बस कान आंख दोनों खोलकर देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं शोभ मंडल की, तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निचली परत होने का मतलब यह है, जैसे कि देखिए ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान रखना है। अगर ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, अगर ये क्या है, पृथ्वी की सतह है ना,
तो पृथ्वी के सतह के पास वाली जो वायु हमें देखने को मिल रही है ना, तो वायुमंडल की वो पहली परत है। यानी कि यहां से यहां तक क्या पूरी जो है हमें क्या देखने को मिल रही है, सौर मंडल हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। मतलब आपको इसमें आप देखोगे तो आपको 10 दिखेगी, है ना। आप इसे छोड़िए, आपको एनसीईआरटी में यहाँ पर आपको जो बता रखे हो 13 किलोमीटर बता रखी औसत ऊंचाई। अब यहाँ पर ये औसत ऊंचाई का क्यों बोला गया है, डायरेक्ट ऊंचाई क्यों नहीं लिखा गया, इसका भी रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है ध्रुवों के पास देखोगे तो उसकी ऊंचाई कुछ और होती है सौरमंडल की, और जब ध्रुवों के पास जाओगे तो इसकी ऊंचाई कुछ और होती है ना। और जब हम इन दोनों की औसत ऊंचाई निकालते हैं तो हमारी 13 किलोमीटर आती है ना। तो ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। और विषुवत वृत्त के पास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, समझ आया आपको? अगर ध्रुवों के पास जाएंगे 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त के पास जाएंगे तो 18 किलोमीटर ना। विषुवत वृत्त आपको पता ही है नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए कि विषुवत वृत्त पर क्या होता है, गर्म हवा अधिक ऊपर उठती है, इसलिए क्या होता है वहां पे सौरमंडल अधिक मोटा होता हुआ हमें दिखता है। मतलब कि ये जो हमारा विषुवत वृत्त है ना, तो यहाँ पर हवा थोड़ी ज्यादा ऊपर उठती है ध्रुवों के मुकाबले, ध्रुवों के मुकाबले, है ना। ये आपको समझाने के लिए एक मैंने डायग्राम बनाया है ना। ये हमारा विषुवत वृत्त वाला समझो इस इलाके को, और इसको ध्रुव वाला इलाका समझो, इसको भी ध्रुव वाला इलाका समझो। मतलब दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, है ना। तो आपको पता है भाई गर्मी ज्यादा कहाँ पड़ती है, विषुवत वृत्त वाले इलाके में पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हमें जो है गर्मी देखने को मिलती है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हवा भी ऊपर उठती है ना। हवा ज्यादा ऊपर उठ रही है मतलब कि वायु में मिलते जा रही है, वायुमंडल में मिलते जा रही है। तो क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर हमें विषुवत वृत्त पर मोटा देखने को मिलता है वायुमंडल, और ध्रुवों के पास जो है हमें थोड़ा कम मोटा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा जो है हवा ऊपर नहीं उठ रही है। इस वजह से हमें अलग अलग ऊंचाई देखने को मिलती है। यहाँ से हमें थोड़ा ऊंचा देखने को मिलता है, और यहाँ से हमें थोड़ा कम ऊंचा देखने को मिलता है वायुमंडल, यानी सौरमंडल। ठीक है, इसलिए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है। समझ आया आपको? ये क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक क्या हमारी लगभग सौरमंडल है। यहाँ तक क्या है, देखो सॉरी, ये 10 किलोमीटर है ना, ये आपके शोभ सीमा है ना, ये शोभ सीमा है लगभग। तो यहाँ पर जो है आपका सौरमंडल खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये शोभ सीमा लिखा है, मतलब सौरमंडल की लास्ट बाउंड्री, उसके बाद दूसरी परत आ जाती है। ठीक है, अब आगे देखो, वापिस इस डायग्राम पे मैं आऊंगा अभी बार बार, ठीक है ना। अब सौरमंडल की विशेषता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, जलवाष्प पाए जाते हैं, धूलकण पाए जाते हैं, बादल भी इसी में बनते हैं, और वर्षा भी ज्यादातर इसी में होती है, और मौसम परिवर्तन जितने भी होते हैं वो हमें इसी परत में देखने को मिलते हैं। इसलिए जीवन के लिए सौरमंडल बहुत जरूरी परत हो जाती है, ध्यान है ना। क्योंकि आप बताओ, धूलकण ज्यादा इसी वाली परत में है ना। धूलकण हो गए, जलवाष्प इसमें ज्यादा, जलवाष्प धूलकण है तो बादल बनेंगे, है ना, बारिश होगी, और मौसम में बदलाव भी इसी जगह पे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि CO2 वगैरह भी यहाँ पर ज्यादा होगी, है ना, और वो ज्यादा गर्मी को अवशोषित भी करेगी। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना है। मतलब ये परत में बहुत चीजें हमें देखने को मिलती है ना। तो जलवाष्प, धूलकण, बादल बनना, वर्षा होना, सब हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अलग अलग मौसम हमें देखने को मिलता है। इसलिए मौसम के लगभग जितनी भी घटनाएं होती है वो सारी इसी परत में हमें देखने को मिलती है। और ये जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडल की परत मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट परत कौन सी है, तो वो लिखना है सौरमंडल। ठीक है, अब आगे देखिए, सौरमंडल में तापमान और क्षोभ सीमा। सौरमंडल में तापमान क्या रहता है ना, और हमें और क्षोभ सीमा क्या है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ ना, तो सौरमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे सौरमंडल के अंदर तापमान आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अब दिखाऊंगा अगर मैं आपको, ये देखिए ये हमारी सौरमंडल की परत है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो ये दिखा रखा है ना, ये तो जो नीचे वाला आपका एक्स अक्ष है ना, आपको पता होगा ऐसे बनाऊं तो ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो जो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर आपको तापमान दिखा रखा है, और यहाँ आपको हाइट दिखा रखी है ना। आप देखोगे कि तापमान यहाँ पर कितना था पहले, 20 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो ना, जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो, तो तापमान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो तापमान पहले 0 डिग्री पे पहुंचा, फिर -20 डिग्री पे पहुंचा, फिर यहाँ पर कुछ -40 हुआ होगा, फिर जाकर जो -60 डिग्री हुआ।
तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान भी घट रहा है ना, क्योंकि ये लाइन बढ़ती हुई दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है, आपका तापमान घट रहा है। समझ आया आपको यहां तक? अब आगे देखो, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी कि अगर आप सौरमंडल के अंदर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है। तो कह सकता हूं ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए क्षोभ सीमा की मैं बात करूं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं भाई? क्षोभ सीमा हम बोलते हैं, है ना। यानी कि मैं बोलूं क्या है भाई, समताप मंडल आ गया ऊपर और ये आपकी क्या है, क्षोभ मंडल है और ये समताप मंडल है। तो जो ये बन गई ना जगह, ये जो परत आप देख रहे हो, जो इसको क्या बोला जा रहा है? क्षोभ सीमा बोला जा रहा है। इसके ऊपर समताप मंडल आ जाएगा। अब कैल्साइट के डायग्राम से दिखाऊं तो आप देखिए कि जो ये क्षोभ मंडल है और यहाँ पर आपकी क्षोभ सीमा है, क्या है यहाँ पर जो है क्षोभ सीमा हमको देखने को मिल रही है ये। तो इसके ऊपर ये क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल, तो इसके बीच की बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, क्षोभ सीमा के ऊपर जाओगे समताप मंडल आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। और इस क्षेत्र में तापमान लगभग स्थिर रहता है। मतलब अगर मैं क्षोभ सीमा की बात करता हूँ, यहाँ पे तापमान आपको बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा, है ना। अगर दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए यहाँ से तापमान कैसे घटता जा रहा था जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप क्षोभ सीमा पर पहुंचे, मतलब यहाँ पर तापमान बिल्कुल स्थिर रहेगा। जो तापमान है बिल्कुल यहाँ पर स्थिर रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा यहाँ पर, है ना। और ये जो कंटिन्यू कब तक कहां तक रहता है, ये जो आपका तापमान स्थिर रहता है ये लगभग 20 किलोमीटर तक रहता है। कहां तक? 20 किलोमीटर तक, यहां तक। देखो ना बिल्कुल तापमान स्थिर हो गया बिल्कुल यहाँ पर, इस जगह पर 10 किलोमीटर से लेकर अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा 20 किलोमीटर तक, है ना। और 10 किलोमीटर से ऊपर जा रहा हूँ समताप मंडल स्टार्ट हो गया है। और ध्यान रखना, हम इस समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कह रहे हैं? ये जो समताप मंडल लिखा है ना, इसको समताप मंडल क्यों कह रहे हैं? देखो, सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, है ना। मतलब कि 10 से 20 किलोमीटर तक हमको समान तापमान देखने को मिलता है ना, इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, समताप मंडल भी बोलते हैं। क्लियर आपको होना चाहिए। तो तापमान लगभग यहाँ पर क्षोभ सीमा में स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। और विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान लगभग -80 डिग्री तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, ये बता दें कि भाई विषुवत वृत्त पर कितना रहेगा, -80 डिग्री, और ध्रुवों के पास जो है -45 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है और ये बदलता नहीं, स्थिर रहता है। क्लियर है आपको? अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। तो क्षोभ सीमा के ऊपर क्या है, समताप मंडल पाया जाता है। मैंने पीछे आपको दिखाया ही था, है ना। और ये मतलब अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहो, ये अर्थ है, ये पूरा आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा, है ना। ये जो है ये क्षोभ सीमा वाली लाइन हो गई, इसके ऊपर जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है हमको समताप मंडल देखने को मिलता है, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहां तक? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मतलब कि ये क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा से लेकर यहाँ तक कितनी ऊंचाई है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, अपना समताप मंडल है। क्लियर है आपको? और इसी परत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पता है क्या है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत मैंने आपको पीछे बताया ओजोन गैस के बारे में, तो ओजोन परत जो है हमें इसी समताप मंडल में देखने को मिलती है ना। कुछ ऐसा बैंड सा बना रही होती है, हालांकि यहाँ पर ओजोन गैस इकट्ठी हुई रहती है, ओजोन गैस इकट्ठी हुई रहती है, तो एक परत बन जाती है ओजोन परत, है ना। कितना क्लियर है आपको? और ओजोन ये करते सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हमको त्वचा रिलेटेड प्रॉब्लम होने से बचाती है। क्लियर है? अब आगे देखिए भाई, अब मध्य मंडल की मैं बात करूं, अब एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो ओजोन है ना, ओजोन परत का नुकसान भी होता है। ओजोन परत का नुकसान भी होता है। कैसे नुकसान होता है? आपको पता होगा कि जो एसी चलाते हैं लोग, है ना, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, मतलब फ्रिज वगैरह चलाते हैं, तो उसमें एक गैस निकलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब क्या करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन परत में छेद कर देते हैं, ओजोन परत को और पतला कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, ओजोन परत में हमें नुकसान देखने को मिलता है। उससे फिर डर रहता है कि भाई ये सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें कहीं ये पृथ्वी पर बिना फिल्टर होकर पहुंच ना जाए। क्लियर है आपको? अब आगे देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ मध्य मंडल की।
तो समताप मंडल के ऊपर क्या मध्यमंडल स्थित है। अपना क्या खत्म हुआ, समताप मंडल खत्म हुआ तो मध्यमंडल आ गया, है ना। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, यहां से यहां तक लेकर समताप मंडल था 50 किलोमीटर तक। उसके बाद ये क्या है, समताप सीमा, ये क्या है भाई, समताप सीमा है। उसके बाद जो अपना मध्यमंडल आ जाता है। और समताप मंडल में अगर आप एक और चीज देखेंगे कि 20 किलोमीटर तक तो भाई समान रहा टेम्परेचर, लेकिन जैसे जैसे हम और हाइट पे जा रहे हैं समताप मंडल के अंदर, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मंडल में ऊंचाई पे जा रहे थे, तापमान घट रहा था। और अब अगर हम समताप मंडल में थोड़ा हाइट पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे -60 डिग्री था, अब वो कितना जा रहा है, वो 0 डिग्री तक पहुंच रहा है, लगभग लगभग 0 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ पर तो लगभग बोला है मैंने, है ना, तो यहाँ तक पहुंच रहा है। तो एक तरह से बढ़ ही तो रहा है, पहले कितना था, अब यहाँ पर बढ़ रहा है ऊंचाई के संग जाने पर। अब फिर बात करो मध्यमंडल की में, और जैसे ही मध्यमंडल में आऊंगा मैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी मध्यमंडल की, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि किसी भी परत में टेम्परेचर समान नहीं है, टेम्परेचर बदलता जा रहा है। और टेम्परेचर कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है ना। गाना सुना ना आपने, कभी इधर चला कभी उधर चला, तो इसी पे समझ लो आप। तो टेम्परेचर बदलता रहता है, ये क्लियर है आपको। और लगभग आपको 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है आपको मध्यमंडल देखने को मिलेगा, फिर मध्य सीमा आ जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी परत आ जाएगी, है ना। आगे देखिए, और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ना समताप मंडल, उसके ऊपर ये मध्यमंडल लगभग 80 किलोमीटर की इसकी ये ऊंचाई है। और इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान फिर से कम होने लगता है, पीछे मैंने आपको बता ही दिया है। और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान करीब -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान कम होता हुआ देखने को मिलता है ना। ये समझ रहे हो आप, तो ये मध्यमंडल है, तो तापमान जो है लगभग आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, ठीक है, माइनस। क्लियर है। अब आगे देखिए, मैं बात करता हूँ आयन मंडल की। क्या, आयन मंडल की। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल भी बोलते हैं। और इसको आयन मंडल क्षेत्र क्यों बोलते हैं भाई, यहाँ पर मैंने आयन मंडल क्यों लिख दिया है, आपको बहुत जगह आयन मंडल ही देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना आपको बहुत सारे आयन देखने को मिलते हैं, मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स मतलब जिसके अंदर चार्ज होता है ना, माइनस प्लस वाला। तो मध्य मंडल के ऊपर लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ना आपको आयन मंडल देखने को मिलने वाला है। और यहाँ विद्युत आवेश वाले कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेश वाले कण मतलब कि जिसमें चार्ज होता है ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। और इन्हीं आयनों के कारण क्या होता है, इस परत को आयन मंडल बोलते हैं। और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग इस परत से वापस पृथ्वी की ओर लौट सकती है। क्या मतलब कि भाई, पृथ्वी से जो तरंग भेजी गई, पृथ्वी से जो तरंग भेजी गई, ठीक है ना, ये वाला एरो छोड़ो, यहाँ पे देखो, पृथ्वी से जो तरंग गई जिसको बोलते हैं रेडियो तरंगे, है ना, तो यहाँ से वापस जो आयन मंडल से जितने भी ये कण होते हैं जिसको बोलते हैं आयंस, है ना, इसी आयन से टकराकर जो है वापस पृथ्वी की तरफ ये परत, सॉरी ये जो रेडियो तरंगे है वापस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें नेटवर्क वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना, जितने भी नेटवर्क वगैरह आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, हम यूज कर पाते हैं। अब ध्यान रखना है आपको, यहाँ से तरंग जाती है और यहाँ से फिर वापस आ जाती है आयन मंडल से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आयन्स होते हैं। और इस क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लग जाता है ना। और आयन मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। मध्य मंडल में गिर रहा था, आयन मंडल में बढ़ रहा है। क्लियर है आपको, ये ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगी आपकी आयन मंडल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहिर्मंडल की, जो कि सबसे आखिरी परत है। तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और ये भारी अंतरिक्ष की ओर फैली हुई है। भारी अंतरिक्ष समझते हो आप, ये देखिए, है ना, ये आप लास्ट वाली परत की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। इसके नीचे बाकी सारी परत हो गई है ना, यहाँ पे थोड़ा छोटा करके दिखा दिया, बाकी ये जो अपनी मेन परत है बहिर्मंडल। तो ये जो भारी सबसे लास्ट वाली परत है ना, ये जाके अंतरिक्ष में मिल जाती है बाहर। भारी अंतरिक्ष मतलब कि भारी अंतरिक्ष में, ये वाला, क्योंकि ये जो धरती है हमारी, इसके ऊपर अंतरिक्ष तो है ही, लेकिन भारी अंतरिक्ष का मतलब है इस वायुमंडल के पूरा एंड जहां पर हो रहा है, ये पूरा भारी अंतरिक्ष होता है। और मतलब और दूर अंतरिक्ष में और आगे तक चले जाते हैं। तो बहिर्मंडल के बाहर अगर हम जाएंगे तो भारी अंतरिक्ष हमको देखने को मिलता है। क्लियर है आपको।
और इस परत में वायु के कण बहुत कम और बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कण जो है आपको बहुत दूर दूर देखने को मिलेंगे, ना के बराबर देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे ये जो कण है ना भारी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं, है ना। मतलब कि जो वायु बहिर्मंडल में जो कण है ये धीरे धीरे कहाँ मिल जाते हैं, ऐसे भारी अंतरिक्ष में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर आपको। और इस परत के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी हमें है, जब ये हमको इतना नहीं पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, बहुत कम जानकारी जो है हमें इस परत के बारे में है। अब देखो लास्ट टॉपिक, मौसम और जलवायु के तत्व। कि हमारा जो जलवायु है और जो मौसम है ना वो किन तत्वों पर डिसाइड होता है, किन तत्वों पर टिका हुआ है। तो वायुमंडल के वो इंपॉर्टेंट तत्व एलिमेंट जो पृथ्वी पर मनुष्य और अन्य जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। पहला है ताप, दूसरा है वायु दाब मतलब प्रेशर, उसके बाद है हवा, उसके बाद है वर्षण, बादल और आर्द्रता। ये सारे क्या है, मौसम और जलवायु के तत्व है। और पता है, शौक मत होना कि बस जितनी भी सारे आपको चीजें बता रहा हूं ना इनके ऊपर अलग अलग चैप्टर है। मौसम और जलवायु के तत्व मैंने आपको बताया ना, इनके ऊपर अलग अलग चैप्टर जो हमें पढ़ना है। अगला चैप्टर जाओगे तो वो ताप के बारे में बता रहा होगा, फिर अगला जाओगे वायु दाब के बारे में बता रखा होगा, है ना। फिर आगे चलोगे तो आपको वर्षण आर्द्रता के बारे में बता रखा होगा, बादल के बारे में भी चैप्टर आएगा। तो ऐसे क्या हो रखा है, पूरे चैप्टर ये बना रखे हैं जिससे क्या होता है हमारी लाइफ जो है ना वो प्रभावित होती है। क्लियर है आपको, ये ध्यान रखना है। चैप्टर फिनिश हो गया भाई। कोई डाउट रहता है कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर पूछ सकते हो। क्लब स्टडी पॉइंट यूजर नेम है हमारा, कुछ भी क्वेरी होती है यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है आपको। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।